हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स की थ्योरेटिकल वीडियो। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम स्टैटिस्टिक्स की थ्योरेटिकल वीडियो बनाइए, तो आज ये वीडियो आई है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स लेवल की, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर होता है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स इज़ नोन एज। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है साइंस ऑफ एवरेजेस। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है बाउले ने। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड। स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। नेक्स्ट है, अगर आपने डाटा को कलेक्ट किया है पहली बार, कहाँ से डाटा को कलेक्ट किया है? उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, मतलब जहाँ से वो डाटा पैदा हो सकता है, मतलब जहाँ से वो डाटा हमें मिल सकता है, आपने डायरेक्टली वहीं से पहली बार कलेक्ट कर लिया, तो ऐसे डाटा को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। तो इसे हम फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी का मतलब ही क्या है कि जो चीज़ पहले है। तो प्राइमरी मतलब वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर पहले कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट कर रहा है वो ये डाटा? वो ये डाटा इसलिए कलेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि उसे अपने डाटा में कोई एक्यूरेसी चाहिए हो। प्राइमरी डाटा की मदद से एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। और हो सकता है कि वो डाटा को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहता हो, तब भी वो ये कलेक्ट कर सकता है। लेकिन इस डाटा को कलेक्ट करने के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि बहुत ही एक्सपेंडिचर लगता है इसमें, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। प्राइमरी डाटा में जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप हर एक के पास जा रहे हो जहाँ से आपको डाटा मिल सकता है। तो ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि आप हर एक के पास जाओगे, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो टाइम क्या लगेगा? आपको ज़्यादा लगेगा। आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको उतने लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, जितने लोग आप अपॉइंट करोगे अपने मतलब डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक्सपेंडिचर भी बहुत होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। लेकिन इसका यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपका डाटा का जो आपका फील्ड है वो क्या है? लिमिटेड है। मान लीजिए कि अगर आपका फील्ड बहुत ज़्यादा वाइड है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हर एक से मिलना, हर एक इन्फॉर्मेंट से मिलना, डाटा कलेक्ट करना, तो ये कोई ईजी टास्क नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा की। बात करते हैं पहले सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, बस इन्वेस्टिगेटर उसके पास जाता है और अपनी स्टडी के लिए यूज़ करता है। वो इन्वेस्टिगेटर की स्टडी के लिए तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है डाटा में, सो दैट कि उसकी स्टडी के लिए वो डाटा क्या बन सके? रिलेवेंट बन सके। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ है और इन्वेस्टिगेटर उससे वो डाटा ले लेता है। सेकेंडरी डाटा का फ़ायदा क्या है कि टाइम नहीं लगता है, कॉस्ट भी नहीं लगती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि बायसनेस हो सकती है। बायसनेस मतलब कि उन्होंने तो अपने पर्पस के लिए स्टडी कंडक्ट करी है ना, इन्वेस्टिगेटर का हो सकता है पर्पस अलग हो, तो बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है, जर्नल्स हो गया, पेपर्स हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी क्या होता है? पब्लिकेशन किए जाते हैं। तो ये सब सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डाटा के। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसस मेथड किसके लिए सुटेबल होता है। एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपकी ये फील्ड है, ये पॉपुलेशन है, इसमें अलग अलग लोग बना दिए मैंने, जैसे ये पॉपुलेशन है या ये फिर यूनिट्स मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं सेंसस मेथड कब यूज़ होगा। सेंसस मेथड का मतलब है जब आपने एक पॉपुलेशन ली है और आप उसके हर हर एक यूनिट से बात करना चाहते हो, हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करना चाहते हो। सेंसस का मतलब है कि आप हर एक यूनिट को कंसीडर कर रहे हो। तो अब जैसे मान लीजिए एक इसके विपरीत होता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या किया आपने? सबको कंसीडर नहीं किया, सिर्फ मान लीजिए इसको कंसीडर किया और इसको कंसीडर किया।
तो ये सेंसस मेथड समझ लीजिए और ये सैम्पलिंग मेथड समझ लीजिए। सेंसस मेथड कहाँ पे हेल्पफुल होगा, जब आपकी पॉपुलेशन कैसी हो, हेट्रोजेनस हो। हेट्रोजेनस का मतलब है, देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग से शो करा हुआ है, यहाँ पर पिंक पर्पल भी है, रेड भी है और ब्लैक भी है और ब्लू भी है, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, वो हेट्रोजेनस है। तो सेंसस मेथड वहाँ पर हेल्पफुल होता है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होती है, अलग अलग होती है। और सैम्पलिंग मेथड, अब हमें नहीं पता, देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लैक और ब्लू वाले को लिया है, बाकी हमारी स्टडी में रेड वाला भी नहीं आ पाया, ब्लैक वाला भी नहीं आ पाया, सॉरी रेड वाला नहीं आ पाया और पर्पल वाला नहीं आ पाया। तो ऐसे केस में सैम्पलिंग मेथड क्या है, फेल हो जाता है, लेकिन सेंसस मेथड क्या होता है, टिक जाता है। लेकिन सेंसस मेथड का यूज़ आप वहीं कर सकते हो जहाँ आपकी पॉपुलेशन लिमिटेड हो, क्योंकि सेंसस मेथड का मतलब कि आप अपनी हर यूनिट को स्टडी कर रहे हो, और हर यूनिट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आप कैसे स्टडी कर पाओगे। इस वजह से सेंसस मेथड में बहुत सारे नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। सेंसस मेथड सुटेबल होता है जब आपकी पॉपुलेशन का साइज़ क्या हो, छोटा हो, और आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए हो, और आपके जो आइटम्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डाइवर्स आइटम होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब आप डाटा को क्लासीफाई करते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप डाटा को क्लासीफाई करते हो क्लासेस में, तो वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और जब आप क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हो, टाइम पीरियड के बेस पे कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है अ सीरीज़ इन विच एवरी क्लास इंटरवल, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें जो क्लास इंटरवल होता है वो एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। एक्सक्लूड करता है आइटम करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो अपर लिमिट है इस क्लास की वो क्या बन गई, लोअर लिमिट बन गई दूसरी क्लास की। मतलब कोई भी गैप आपको नज़र नहीं आ रहा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो इसकी अपर लिमिट है 10, वो इस क्लास इंटरवल में ना आकर वो किस वाले में आती है, सेकंड वाले में आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है वो अपनी अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहा है और वो किस में शामिल हो रही है, नेक्स्ट वाली लिमिट में शामिल हो रही है। तो ये जो 10 है ये अपर लिमिट, ये इसमें ना आकर ये किस में आएगा, 10 और 20 के क्लास इंटरवल में आएगा। ऐसे ही 20 किस में आएगा, 20 to 30 वाले में आएगा। तो ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, जिसमें क्लास इंटरवल क्या करता है, एक्सक्लूड करता है आइटम को करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। अपर लिमिट को क्या करता है, इसी के एक अगेंस्ट होती है, जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। जैसे 0 to 4, 5 to 9, ठीक है। नेक्स्ट है 10 to 14। अब देखिए इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, इसमें लोअर लिमिट भी इंक्लूड है और अपर लिमिट भी इंक्लूड है। 0 to 4 में 0 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। 5 to 9 में 5 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है। तो ऐसी सीरीज़ को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। इनमें कितने का गैप है, 1 का गैप आ रहा है। तो इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो अब आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 0.5 आप यहाँ पर माइनस करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे। तो ये हो जाएगा 4.5, 9.5, 14.5। यहाँ पर 4.5, 9.5, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हो। इंक्लूसिव में आपको क्या नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव में कोई भी गैप नहीं था। और इंक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी रेंज में आएंगे, उसी क्लास इंटरवल में आएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट वाले के क्लास इंटरवल में आएगी। ये बेसिकली डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, साइंस ऑफ काउंटिंग है। स्टैटिस्टिक्स काउंटिंग का साइंस है। तो ये किसने डेफिनेशन दी है, ये भी डॉक्टर बाउली ने डेफिनेशन दी है। स्टैटिस्टिक्स साइंस है एस्टिमेट का और प्रोबेबिलिटीज़ का। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है बोडिंगटन ने।
नेक्स्ट है एन ओपन एंड सीरीज़। एक ओपन एंड सीरीज़ क्या होती है? ओपन एंड सीरीज़ वो सीरीज़ होती है, चलिए पहले इसको हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल वाली वीडियो नहीं देखी है स्टैटिस्टिक्स की तो वो भी ज़रूर देखिएगा। जैसे लिखा है बिलो 5, फिर लिखा है 5 to 10, 10 to 15 एंड देन लिखा है एबव 15। ठीक है, तो ऐसे केस पे जहाँ पर आपको लोअर लिमिट नहीं पता है, ठीक है, बिलो 5 लिखा है, आपको क्या नहीं पता है? लोअर लिमिट पहले क्लास इंटरवल की नहीं पता है, और आपको जो फाइनल ये जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास इंटरवल की वो नहीं पता है। तो ऐसी सीरीज़ को क्या बोला जाता है? ऐसी सीरीज़ को बोला जाता है ओपन एंड सीरीज़, जिसमें आपको लोअर लिमिट पहली क्लास इंटरवल की नहीं पता, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं पता, क्योंकि क्या लिखा है? बिलो टू 5। अब इसे आप कैसे चेंज करोगे? आपने देखा कि पहले लिखा है बिलो टू 5, फिर लिखा है 5 to 10, फिर लिखा है 10 to 15 मान लीजिए, फिर लिखा है मोर देन 15। तो आपने देखा 5-5 का गैप चल रहा है, तो बिलो 5 के लिए क्या हो जाएगा? 0 to 5 हो जाएगा। एबव वाले के लिए आप कैसे निकालोगे? 15 to 20 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं कि देखते हैं कि कितना गैप चल रहा है, तो वही गैप के हिसाब से हम पहली वाली और लास्ट वाली तैयार कर लेते हैं, जिसमें लोअर लिमिट जो होती है पहली क्लास इंटरवल की वो क्या होती है? मिसिंग होती है, वो नहीं दी होती है। और अपर लिमिट जो होती है लास्ट क्लास इंटरवल की वो भी क्या होती है? मिसिंग होती है। ऐसी सीरीज़ को क्या बोला जाता है? ओपन एंड सीरीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट, L2 क्या है? अपर लिमिट अपॉन 2। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सीरीज़ है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार एक आइटम ने खुद को रिपीट किया है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ देखते हो ना, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक्स दिया रहता है 0 1 2 3 मान लीजिए, और एफ दिया रहता है यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो x दिया है और f दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो पूरी सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। तो 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। तो ये क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी शो करता है कि एक पूरी सीरीज़ में एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो दोहराया गया है पूरी श्रेणी में। ये क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। 5 को आप कैसे शो करोगे टेली बार में? तो 5 को ऐसे शो करते हैं 1 2 3 4। इसे 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। 4 एंड क्रॉस मेथड क्यों? पहले आपने 4 टेली शीट्स बनाई, फिर उसे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। इसे 4 एंड क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 को हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। तो अपर लिमिट है मान लीजिए 0 और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 5। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और 0 to 5 ये क्या है? आपकी क्लास लिमिट्स हैं या फिर एक्सट्रीम्स हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं हम इसे। टाइटल्स ऑफ रो ऑफ टेबल। अब यहाँ पर टैब्यूलेशन से क्वेश्चन आया है। टैब्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में तो उसे क्या बोलते हैं? टैब्यूलेशन कहते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल मतलब जब आपका जो डाटा होता है वो रो में और कॉलम में प्रेजेंट किया जाता है, रोज में और कॉलम्स में। तो जो रो होती है उसका जो टाइटल होता है उससे क्या कहते हैं? स्टब बोलते हैं, STUB, स्टब। और जब आप टाइटल कॉलम में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं कैप्शन। रो वाले को क्या कहते हैं? टाइटल को स्टब बोलते हैं। और कॉलम वाले को क्या कहते हैं? कॉलम वाले को कैप्शन बोलते हैं। अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का दूसरा नाम क्या है? तो पाई डायग्राम का दूसरा नाम है सर्क्युलर डायग्राम। और पाई डायग्राम में आपका जो भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो परसेंटेज की फॉर्म में किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व कॉन्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डैश सीरीज। हिस्टोग्राम, आप पहली बात, सबसे मेन बात जो आपको हिस्टोग्राम जब भी आपके माइंड में आए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हिस्टोग्राम की मदद से आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हो, आप मोड किसकी मदद से निकालते हो, हिस्टोग्राम की मदद से निकालते हो। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में जो आपकी क्लासेस दी होती हैं उसकी मदद से जो आप ग्राफ बनाते हो वो क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम जो होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है। बार डायग्राम वन डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन हिस्टोग्राम टू डायमेंशनल डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें विड्थ को भी ध्यान में रखा जाता है और लेंथ को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डायग्राम इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बना है, ट्रायंगल्स बनाए आपने, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट कोशिश कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ये सही नहीं बना, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनाया जाता है वो आप कैसे बनाते हो, हिस्टोग्राम की ही मदद से बना रहे हो। लेकिन जो भी आपके मिड पॉइंट्स होते हैं ना, जब आप उसको ज्वाइन कर रहे हो किसकी मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से। यहाँ पर आप इसे कैसे ज्वाइन कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन की मदद से। ये तो मैंने हाथ से बनाया तो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, जब आप रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। ठीक है, जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपका क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में बनता है। जब आप फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व जब आप बनाओगे तो वो फ्री हैंड से बनेगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब जब आप रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो और वो भी स्ट्रेट लाइन की मदद से। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जब आप स्केल का यूज़ करके लाइंस ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, आप फ्री हैंड से बस मिड पॉइंट्स को मिला रहे हो। ये डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डायग्राम इज़ ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। जब आप टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स, जो भी रेक्टेंगल्स होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। नेक्स्ट है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। क्या है इसका मतलब, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको x दिया है 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आपने इसका मीन निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला। आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो 14 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 4 करोगे। कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं कि ये थोड़ा सा सही हो जाए। यहाँ पर लिख लेते हैं 6, इधर कर लीजिए 6। ठीक है, अब काउंट करिए, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2, एक मिनट, यहाँ पे 7 करिए प्लीज़, इससे थोड़ा सा सही करते फिर समझाती हूँ। यहाँ पे 7 ले लेते हैं। चलिए काउंट करते हैं और अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16। अब 16 आया है, 16 अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सभी आइटम्स का सम करके डिवाइड करेंगे नंबर से। कितने नंबर्स हैं आपके, 4 नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन
x माइनस अर्थमेटिक मीन के थ्रू। x कितना है 2, 2 माइनस 4 आ जाएगा -2, फिर 3 माइनस 4 आ जाएगा -1, 4 माइनस 4 आ जाएगा 0, 7 माइनस 4 आ जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोला गया कि जब आप डेविएशन निकाल रहे हो, डेविएशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, लेकिन ये डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं, जब आप डेविएशन अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालोगे। हमने डेविएशन कैसे निकाला, हम पहले मीन कैलकुलेट किया फिर डेविएशन निकाला। तो ये जब आप डेविएशन मीन के थ्रू निकालते हो, तो जब आप इन डेविएशन को जोड़ोगे ना, जब आप इसे जोड़ोगे तो जोड़ लो, -2 -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है तो ये माइनस का है, आपका जो डेविएशन आएगा वो क्या आएगा 0। तो जब आप डेविएशन अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकाल रहे हो और जब आप डेविएशन को जोड़ोगे, डेविएशन का सम करोगे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0। तो यही है आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि जब आप डेविएशन को जोड़ते हो, इससे आइटम निकाल रहे हो अर्थमेटिक मीन से, तो ये आपका क्या निकलता है, हमेशा 0 ही निकलता है। नेक्स्ट है मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज। मीन के बारे में कुछ बातें करते हैं। मीन जो है वो सभी आइटम्स पे बेस्ड होता है। इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि मीन जब भी आप निकालोगे तो सारे आइटम को जोड़ते हो, किसी भी एक आइटम को एक्सक्लूड नहीं करते हो। मीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप सभी आइटम्स को कंसीडर करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मीन जो है आपका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। मतलब आगे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, तो आप सब में क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन का आगे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मीन की कमी भी है। मीन की कमी क्या है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब, मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दी है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे नंबर हैं और एक नंबर ऐसा आ गया जो बहुत बड़ा है, तो उस बड़े नंबर की वजह से आपका मीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो मीन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली अफेक्टेड होता है। और क्या है, कभी कभी मीन जो होता है, अगर आपको कोई भी आइटम दिया नहीं गया, मान लीजिए एक आइटम मिस है, तो मीन कैलकुलेट करने में दिक्कत आ सकती है। ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आपको तुरंत माइंड में रहने चाहिए। नेक्स्ट है अर्थमेटिक सीरीज़ जो है, अर्थमेटिक मीन दिया है 20, और अगर सब आइटम में से 5 जोड़ दिया जाए तो नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। नया अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन में ही वही नंबर जोड़ दोगे, तो आपका मीन जो नया मीन आएगा वो क्या आएगा 25 आएगा। अगर आप मीन में कुछ भी ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर अर्थमेटिक मीन 20 दिया है और आप 5 ऐड कर रहे हो हर आइटम में भी, तो अगर आप मीन में भी 5 ऐड कर दोगे तो आपका न्यू मीन भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अगर बोला जाता 5 सब्ट्रैक्ट करना है सब आइटम में से, तो आपका न्यू मीन क्या होता, न्यू मीन होता 15। अगर बोला जाता कि 5 मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाता 20 × 500। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है मीन की कि अगर आप कोई भी आइटम ऐड कर रहे हो हर आइटम में से, तो मीन भी उतने से ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 20 था, 5 सब आइटम में ऐड किया जा रहा था, तो उतना ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 + 5 25 आ जाएगा न्यू अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मीडियन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। मीडियन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। ओजाइव्स की मदद से हम मीडियन को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन क्या होती है, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है। मीडियन सीरीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीडियन सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन के लिए आपको सबसे पहले डाटा को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। मीडियन क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी हेल्पफुल होता है। जब आपको क्वालिटेटिव मतलब जैसे ब्यूटी दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, ऑनेस्टी दिया है, इन सब के भी कैलकुलेशन में मीडियन की यूज़फुलनेस है। और मीडियन को आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो मीन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीरीज़ को 10 बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिसाइल्स बोलते हैं। जब जब किसी सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो वो मीडियन होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो क्वार्टाइल होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो वो डिसाइल होता है। लेकिन डिसाइल कितने होते हैं, डिसाइल 9 होते हैं। कंफ्यूज मत होना, जब सीरीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो डिसाइल होता है, लेकिन डिसाइल होते कितने हैं, वो होते हैं 9।
मीडियन कैन बी कंप्यूटेड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन का यूज़ आप ओपन क्लास इंटरवल में करते हो। सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कि ओपन क्लास इंटरवल दिया है तो सबसे बेस्ट जो रहेगा वो मीडियन रहेगा, और डिस्पर्शन में पूछा जाएगा तो क्यूडी रहेगा। ठीक है, जब आपकी ओपन एंड क्लास दी होती है तब हमें मुश्किल आती है मीन कैलकुलेट करने में, लेकिन मीडियन जो है ऐसे में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और डिस्पर्शन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होगा? क्यूडी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोड। मोड को हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था, हिस्टोग्राम की मदद से हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, इसे लोकेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं लोकेट, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये बना है हिस्टोग्राम, अब एक लाइन ऐसे बनती है और एक लाइन ऐसे बनती है। ठीक है, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और वहाँ पर यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो आपका क्या निकलेगा? मोड निकलेगा। तो ऐसे ये होता है मोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, ये टॉप वाला जो हाईएस्ट है वहाँ से लिया जाता है एक लाइन वहाँ की तरफ, और यहाँ से एक लाइन यहाँ की तरफ, जहाँ पर ये कट करते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और वो क्या होता है? मोड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चनरीज आर फिल्ड बाय। क्वेश्चनरी जो है वो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनरी का यूज़ प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक होता है क्वेश्चनरी और एक होता है शेड्यूल्स। क्वेश्चनरी जो होता है वो इन्फॉर्मेंट्स को मेल कर दिया जाता है और वो उसे खुद फिल करते हैं, लेकिन शेड्यूल्स जो होता है वो एन्यूमरेटर साथ में जाता है और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिल करता है। क्वेश्चनरी को इन्फॉर्मेंट्स खुद फिल करते हैं, लेकिन शेड्यूल्स को इन्फॉर्मेंट्स खुद फिल नहीं करते हैं। तो इसे कौन फिल करता है? इसे इन्फॉर्मेंट्स खुद फिल करते हैं। स्टैटिस्टिक किसकी स्टडी करता है? केवल और केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है उसके हाथ में स्टैटिस्टिक्स सबसे खतरनाक टूल है, सबसे खतरनाक औजार है। तो ये डेफिनेशन दी है यूल एंड कैंडल ने। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिजरेली। डिजरेली ने क्या बोला है कि 3 टाइप के लाई होते हैं, 3 तरह के झूठ होते हैं। एक होता है लाई, और एक होता है डैम लाई, और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है डिजरेली ने। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट का इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट्स का किसी भी इंक्वायरी के डिपार्टमेंट पे जिसे आप प्लेस्ड करते हो एक दूसरे के संबंध में। ये डेफिनेशन दी है बाउले ने। एक और चीज़ बात करते हैं थोड़ा सा मोड के बारे में। मोड जो है वो फ्रेंच वर्ड ला मोड से आया है, फैशन जिसका मतलब होता है। मोड क्या होता है? वो आइटम जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है उसे क्या बोला जाता है? सीरीज़ का मोड बोला जाता है। मोड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही इजी है कैलकुलेट करने में। हालांकि ग्रुपिंग मेथड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मोड कैलकुलेट करना, और मोड जो है वो सबसे इजी है कैलकुलेट करने में। आप इंस्पेक्शन के थ्रू आप सिर्फ देख के ही मोड कैलकुलेट कर सकते हो, और मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अनअफेक्टेड रहता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नहीं देखी जाती है, वो वैल्यू देखी जाती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रही होती है। और मोड को भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका फ़र्दर यूज़ नहीं होता है, फ़र्दर ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल नहीं है। और मोड को आप किस में यूज़ करते हो? बिज़नेस में, रेडीमेड गारमेंट्स में, जब आपको एक एवरेज साइज़ चाहिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो एक पर्टिकुलर आइटम आपको जानना है तब आपका मोड यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मीडियन सीरीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो मीडियन सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मीडियन का फॉर्मूला है जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का यूज़ करते हो। m इज इक्वल्स टू मीडियन, L1 क्या है? लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की, n/2 माइनस CF। जो CF है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो प्रीसीडिंग क्लास की है, जो आपने मीडियन क्लास ली है उसकी नहीं है, उसके ऊपर वाले की है CF। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? वो आपकी मीडियन क्लास की है। और यहाँ पर जो I है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास।
नेक्स्ट है मीन मीडियन मोड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तीनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट है D7 निकालना है। D7 मतलब डिज़ाइल। डिज़ाइल निकालने में 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10। जब आप क्वार्टाइल निकालते हो तो क्या रखते हो, 4 रखते हो। मीडियन निकालते हो तो क्या रखते हो, 2 रखते हो। ऊपर क्या रखते थे, n+1। अब डिज़ाइल 7 नंबर वाला निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 9 निकालना होता तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते। 8 निकालना होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट है मीडियन के क्या एडवांटेज है। मीडियन का एडवांटेज है कि क्वालिटेटिव डाटा में हेल्पफुल होता है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई भी अफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया था। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि मीडियन सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता है। मान लीजिए आपको आइटम्स दिए हैं, 4-5 आइटम्स दिए हैं और अब आप क्या करते हो, n+1/2 करते हो और फिर मेन फोकस आपका उसी आइटम पे जाता है। तो अगर आपको बाकी के आइटम नहीं भी पता है तब भी आप मीडियन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और इसका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज़ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम। डिस्पर्जन में हम क्या मेजर करते हैं, आइटम्स का वेरिएशन, कितना वेराई कर रहा है आइटम एवरेज से या फिर आपस में कितना वेराई कर रहे हैं, वो किससे पता लगता है, डिस्पर्जन से पता लगता है। ये डेफिनेशन किसने दी है, बाउले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो ओरिजिनल यूनिट्स में होता है, जैसे केजी है, वेट केजी हो गया और रुपीज़ हो गया, तो एब्सोल्यूट वाला जो होता है वो उसमें होता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वजह से आप सीरीज़ को कंपेयर कर पाते हो। इसे किस में शो करते हैं, रिलेटिव मेजर, जैसे कि परसेंटेज की फॉर्म में निकल गया है ना, तो ये सब। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। इसे क्या और बोला जाता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। जितना जैसे कि रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके डिस्पर्जन है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए निकाला कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकाला, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके रिलेटिव मेजर हैं डिस्पर्जन के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, और सेमी का मतलब इसका आधा कर दो तो ये क्या होता है, QD होता है। QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1/2। नेक्स्ट है मीन डेविएशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो, मीन से, मीडियन से, मोड से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन केवल और केवल मीन से। मीन डेविएशन में प्लस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है। सबसे आइडियल मेजर कौन सा है डिस्पर्जन का, स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बीच में लाई करता है, +1 और -1 के बीच में। +1 क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, -1 क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है क्रॉक्सटन एंड काउडेन। साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। Statistics is science of measurement of social organism regarded as a whole in all its manifestations। ये डेफिनेशन दी है बाउले ने। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज़ द मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, आप नहीं कुछ पता लगा पा रहे, सर्टेनिटी नहीं है, तब जो डिसीजन मेकिंग होता है किसके आधार पर, न्यूमेरिकल डाटा के आधार पर और रिस्क को कैलकुलेट करने के आधार पर। तो ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर या लुन चौ ने। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एक क्ले है जिससे आप भगवान भी बना सकते हो और आप डेविल भी बना सकते हो। तो गॉड और डेविल कुछ भी बना सकते हो, स्टैटिस्टिक्स एक क्ले जैसा है। तो ये डेफिनेशन दी है W.I. किंग ने। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आया और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया, स्टैटिस्टिका से।
नेक्स्ट है टू फाइंड एवरेज ब्यूटी। अगर आपको एवरेज ब्यूटी निकालनी है, ये क्वालिटेटिव मेजर है और ये किसकी मदद से निकल सकता है, मीडियंस की मदद से निकल सकता है। अगर आप एक एवरेज साइज़ निकालना चाहते हो, जो शू बेचा जा रहा है, तो वो कैसे निकलता है, मोड के थ्रू निकलेगा। मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है। लॉरेंस कर्व डिस्पर्जन का ग्राफिकल मेथड होता है और ये किसने दिया था, लॉरेंस कर्व मैक्स ओ लॉरेंस ने दिया है। ये एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ एक ग्राफिकली हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं लॉरेंस कर्व की मदद से। मेन डेविएशन सबसे कम कब होगा, सबसे लीस्ट कब होगा, जब आप किससे कैलकुलेट कर रहे हो, मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हो, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, लेस देन रेंज होता है। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, रेंज से कम होता है और हमेशा ज़्यादा किससे होता है, मीन डेविएशन से ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो केवल और केवल किससे, मीन से, लेकिन एमडी आप किसी से भी निकाल सकते हो, मीन से भी, मीडियन से भी, मोड से भी। चलिए ये वीडियो गाइज यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर हुआ हो और अगर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।